एवरीवन, आज हम डिस्कस करेंगे पावर फैक्टर के बारे में। देखो, हमने लास्ट वाले लेक्चर में एवरेज पावर इन एन एसी सर्किट उसकी वैल्यू फाइंड आउट की थी। देखो, उसकी वैल्यू क्या आई थी आपके पास, द एवरेज पावर ऑफ एन एसी सर्किट इज गिवन बाय पी एवरेज इक्वल टू ई आर एम एस आई आर एम एस इंटू कॉस फाई। ठीक है, वेयर फाई इज द फेज डिफरेंस बिटवीन वोल्टेज एंड करंट। ये जो कॉस फाई है, इस फैक्टर को हम कहते हैं पावर फैक्टर। इसे हम क्या कहते हैं, पावर फैक्टर। अब देखो, पावर फैक्टर को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं और भी तरीके से। अब देखो, ये वाली जो चीज़ यहाँ से क्लियर है। अगर हम ERMS और IRMS की बात करें तो देखो, ये कौन सी पावर है, इसे हम कहते हैं एपरेंट पावर। मीन्स ये ट्रू वैल्यू नहीं है पावर की। अगर हम ERMS की वैल्यू और IRMS की वैल्यू को मल्टीप्लाई करें तो वो क्या नहीं है आपके पास, वो आपके पास ट्रू वैल्यू ऑफ पावर नहीं होती। अब देखो, ERMS जैसे हम क्या करते हैं, जैसे मान लो घर पे आपके पास कोई भी हम सप्लाई होती है, उसमें जो भी आपके पास वोल्टेज की वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 220 वोल्ट। जो वो 220 वोल्ट है वो क्या है आपके पास, RMS वैल्यू होती है। कौन सी वैल्यू होती है वो, RMS वैल्यू। अब मान लो आपके पास, आपको पावर निकालनी है किसी चीज़ की और करंट की वैल्यू आपके पास कोई है, तो हम क्या करेंगे, ERMS 220 मल्टीप्लाई बाय वो करंट की वैल्यू करेंगे। तो जो वो वाली वैल्यू होगी वो क्या होगी, वो ट्रू वैल्यू नहीं होगी पावर की। ट्रू वैल्यू कब आएगी, अगर हम उसको cos फाई से मल्टीप्लाई करेंगे। बिकॉज वोल्टेज और करंट के बीच में क्या होगा, कोई ना कोई फेज डिफरेंस होगा। मान लो दोनों के बीच में फेज डिफरेंस है, मान लो फाई की वैल्यू 30 डिग्री है। ठीक है, तो cos 30 की वैल्यू जितनी भी आएगी उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे इससे। फिर जो आपके पास पावर की वैल्यू आएगी वो कौन सी पावर होगी आपके पास, ट्रू वैल्यू ऑफ पावर। ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं, देखो, द प्रोडक्ट ERMS IRMS डज नॉट गिव द एक्चुअल पावर। ये एक्चुअल पावर की वैल्यू नहीं देती हमें। क्लियर हुआ आपको? अगर एक्चुअल पावर नहीं देती है तो हम इसे क्या कह सकते हैं, एपरेंट पावर। ठीक है, एंड इज कॉल्ड एपरेंट पावर। इसे हम एपरेंट पावर कह सकते हैं। ठीक है, इट गिव्स एक्चुअल और ट्रू पावर ओनली व्हेन मल्टीप्लाई बाय फैक्टर cos फाई। ये ट्रू वैल्यू ऑफ पावर कब देगी, जब हम उसे मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, cos फाई के साथ। तो ये वाली जो वैल्यू होगी इसे हम क्या कह सकते हैं, ट्रू वैल्यू ऑफ पावर। ठीक है, तो हम इसे कैसे राइट डाउन कर सकते हैं, देखो, cos फाई इज आल्सो कॉल्ड पावर फैक्टर ऑफ एन एसी सर्किट। इसे हम कहते हैं पावर फैक्टर। क्लियर है? तो देखो, ये वाली कौन सी पावर हुई, अब ट्रू पावर इक्वल टू, और ERMS और IRMS क्या होगी, एपरेंट पावर। एपरेंट पावर को जब हम मल्टीप्लाई कर देंगे किसके साथ, पावर फैक्टर के साथ। आप ये चीज समझ रहे हो ना, पावर फैक्टर क्या हो गया, मींस E और I के बीच में कोई ना कोई फेज डिफरेंस है। अब cos फाई की वैल्यू से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा उसको, तभी तो हम क्या निकालेंगे, जो ट्रू पावर होगी, है ना। तो मल्टीप्लाई बाय पावर फैक्टर। अगर अब यहां से अब पावर फैक्टर की हमें डिफाइन करना हो तो हम कैसे कर सकते हैं, देखो, डिफाइन यहां से पावर फैक्टर किसके बराबर आ जाएगा, ट्रू पावर डिवाइडेड बाय एपरेंट पावर, है ना। दस पावर फैक्टर में बी डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ ट्रू पावर टू द एपरेंट पावर ऑफ एन एसी सर्किट। क्लियर हो गया आपको? cos फाई को हम क्या कहते हैं, पावर फैक्टर। अब देखो, पावर फैक्टर की वैल्यू अगर आपको प्योर रेजिस्टिव के सर्किट के केस में निकालनी हो, प्योर इंडक्टिव के केस में, प्योर कैपेसिटिव के सर्किट में, अगर LR सर्किट की बात करें, हम RC सर्किट की बात करें, तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखो, हमने वैसे थोड़ा सा ये लास्ट वाले लेक्चर में भी डिस्कस कर लिया था, है ना। देखो, अगर हम पावर फैक्टर cos फाई फॉर प्योर रेजिस्टिव सर्किट की बात करें, उसमें क्या होता था, ये आपके पास प्योर रेजिस्टिव सर्किट है, इसमें फाई की वैल्यू क्या आती थी आपके पास, 0, बिकॉज करंट और वोल्टेज के बीच में फेज डिफरेंस क्या होता था, 0। I और V दोनों सेम फेज में होते थे इसमें, है ना। तो फाई की वैल्यू 0, तो पावर फैक्टर क्या हो गया, cos 0 इज 1। पावर फैक्टर की वैल्यू कितनी आ गई, 1 इस केस में, है ना। ये हमने लास्ट वाले लेक्चर में भी किया है। अगर पावर फैक्टर की वैल्यू आपके पास 1 आ गई तो जो पावर एवरेज है उसकी वैल्यू कितनी आती थी, जो एवरेज पावर की वैल्यू है वो क्या आती थी यहाँ पे, ERMS मल्टीप्लाई बाय RMS, बिकॉज इसकी वैल्यू 1 हो जाती थी, है ना। मैक्सिमम पावर आती थी इसमें। क्लियर है? और प्योर इंडक्टिव सर्किट अगर है तो उस वाले केस में क्या होता था आपके पास, फेज, जो आपके पास फेज एंगल है, फेज डिफरेंस होता था V और I के बीच में। उसमें उस केस में क्या होता है, देखो, जो वोल्टेज है वो करंट से लीड करती है बाय द एंगल पाई बाय 2, प्योर इंडक्टिव के केस में।
तो फाई की वैल्यू 90 डिग्री, तो पावर फैक्टर की वैल्यू क्या आ जाएगी, cos 90 इज 0। पावर फैक्टर की वैल्यू प्योर इंडक्टिव सर्किट में क्या आ जाएगी, 0। तभी हमने कहा था कि जो एवरेज वैल्यू ऑफ पावर है वो उसकी वैल्यू भी क्या आ जाती थी, 0 इस केस में। और प्योर कैपेसिटिव सर्किट के केस में भी क्या होता था, देखो जो करंट है वो लीड करता था वोल्टेज से बाय द एंगल π/2। तो फाई की वैल्यू यहाँ पे भी क्या हो गया आपके पास 90, तो पावर फैक्टर की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पे भी 0। क्लियर है इन तीनों के केस में। अब देखो अगर आपके पास RL सर्किट है, मीन्स आपके पास क्या है, रेजिस्टेंस और इंडक्टर दोनों कनेक्ट किए हुए हैं, उस केस में पावर फैक्टर की वैल्यू क्या होगी, देखो इस वाले केस को अगर हम देखो याद करें तो किस तरह से करते थे हम, I और जो V है ये सेम होते थे सेम फेज में, तो V0R इस डायरेक्शन में आ जाता था रेजिस्टेंस की वजह से, ठीक है, ये वाला केस होता था। और इंडक्टर की वजह से जो वोल्टेज आती थी पीक वैल्यू, उसकी डायरेक्शन ये वाली होती थी, बिकॉज इंडक्टर के केस में वोल्टेज क्या करती है, करंट से लीड करती है बाय द एंगल π/2। हम ये पहले सब कुछ कर चुके हैं, है ना। तो ये V0L की वैल्यू इधर आती थी। अब इन दोनों का रिजल्टेंट कहाँ आता था, V0 ये वाला, और ये वाला एंगल क्या होता था, फाई। अब अगर हमें कहे कि इस वाले में आप पावर फैक्टर की वैल्यू को फाइंड आउट करो, तो देखो हम कैसे करेंगे, और यही रियल फॉर्मूला भी है जो आपके न्यूमेरिकल्स में भी यूज़ होता है, और कहाँ पे अगर हमें पावर फैक्टर की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो देखो इस वाले केस में इस वाली चीज़ को हम ऐसे भी राइट डाउन कर सकते थे, अगर हम किसकी बात करें, रेजिस्टेंस की बात करें, इम्पीडेंस की बात करें, है ना, तो हम क्या कहते थे, हम V0 की जगह हम यहाँ पे Z राइट डाउन करते थे, बिकॉज Z क्या होता था, इफेक्टिव रेजिस्टेंस जो ऑफर करता था कौन, RL सर्किट। जो आपके पास टोटल जो रेजिस्टेंस थी उसे हम Z से डिनोट करते थे, तो यहाँ पे V0 की जगह हम Z राइट डाउन कर सकते हैं। और यहाँ पे रेजिस्टर, ये वाला केस कौन सा था, रेजिस्टर का, तो यहाँ पे क्या होगी, रेजिस्टेंस उसकी R, और ये किसका था, इंडक्टर का, तो इंडक्टर के केस में रेजिस्टेंस क्या होती थी, XL। हम ऐसे राइट डाउन कर सकते थे इसको, है ना, हमने किया है पहले। अब देखो यहाँ से अगर हम इसे, देखो ये वाली वैल्यू क्या होगी, अगर हम इसे यहाँ से ज्वाइन कर लें तो ये वाला कितना हो गया, ये वाला किसके बराबर हो गया, XL के बराबर राइट डाउन कर सकते हैं इसको, ये और ये सेम है ना, इसे XL के बराबर राइट डाउन कर लेंगे, ये वाला एंगल फाई है। अब यहाँ से cos फाई की वैल्यू फाइंड आउट कर लो, देखो cos फाई की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ से बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस क्या है आपके पास R, और ये Z, R डिवाइडेड बाय Z। तो इस वाले केस में RL सर्किट में जो पावर फैक्टर की वैल्यू वो क्या आई, R/Z, और Z की वैल्यू क्या होती थी आपके पास, XL² प्लस R² अंडर रूट। क्लियर है, ये वाली चीज हमने की हुई है पहले, इंपीडेंस की वैल्यू होती है ये, ठीक है। तो जो रियल फॉर्मूला है पावर फैक्टर का वो ये वाला है, R डिवाइडेड बाय Z। ये हर जगह यूज होगा और हर जगह एप्लीकेबल है। देखो जो हमने पहले वाले केस डिस्कस किए, जो हमने क्या कहा, जिसमें प्योर रेजिस्टिव के केस में, तो देखो वहां पर भी अगर पावर फैक्टर का ये वाला फॉर्मूला हम यूज करें R/Z, तो देखो प्योर रेजिस्टिव वाले केस में क्या होता था, R की वैल्यू तो R ही रहेगी, है ना, डिवाइडेड बाय Z। जो इम्पीडेंस की वैल्यू है वो भी किसके बराबर है, R के बराबर ही, बिकॉज वहां पे क्या है, वहां पे रेजिस्टर ही है सिर्फ, तो R ही आएगी। तो R से यहाँ भी R आ जाएगा, और इसकी कैलकुलेट वैल्यू करके क्या आ जाएगी, cos फाई की वैल्यू 1। तो देखो cos फाई की वैल्यू 1 नहीं है यहाँ पे। और प्योर इंडक्टिव के केस में क्या होता था, R डिवाइडेड बाय Z। प्योर इंडक्टिव के केस में R रेजिस्टेंस तो होता ही नहीं था, तो R की वैल्यू क्या हो जाएगी वहां पे 0, बिकॉज वहां पे सिर्फ हम इंडक्टर करते हैं कनेक्ट, है ना, तो R की वैल्यू 0 होगी, तो ये सारी वैल्यू 0 होगी, तो cos फाई की वैल्यू क्या है, देखो 0। और कैपेसिटिव के केस में भी रेजिस्टेंस नहीं होती, तो R की वैल्यू 0 हो गई, तो cos फाई की वैल्यू भी 0, तो ये वहां भी एप्लीकेबल हो रहा है ना। तो हम क्या कह सकते हैं, पावर फैक्टर का जो फॉर्मूला है वो ये वाला फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं, R डिवाइडेड बाय Z। और फिर RC सर्किट में भी देखो यही है, RC सर्किट में क्या होता था, रेजिस्टेंस और कैपेसिटर हम ज्वाइन करते थे, और उस वाले केस में इस तरह से बनता था, I अगर ये है तो V0R इस डायरेक्शन में होता था, और कैपेसिटर के केस में जो है, जो आपके पास वोल्टेज है वो करंट से लैग करती थी बाय द एंगल π/2, तो V0C इस डायरेक्शन में हम लेते थे, ये V0 आ गया, और ये वाला एंगल कौन सा हो गया, फाई। फाई एंगल से जो है क्या करता था, वो लैग करती थी वोल्टेज करंट से, और इसे हम ऐसे भी राइट डाउन कर सकते थे। कैपेसिटर के केस में जो रेजिस्टेंस होती है वो क्या होती है आपके पास, XC, और रेजिस्टर के केस में R, और ये क्या होता था, इम्पीडेंस Z। इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय RC सर्किट, ये Z हो गया।
अगर यहाँ पे अगर हमें अब पावर फैक्टर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो कैसे करेंगे? देखो, इसको यहाँ से ज्वाइन कर लिया, XC, ये भी XC के बराबर हो गया, है ना। सिंपल, फिर cos फाई की वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट कर ली, और वो क्या आ गया आपके पास? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज मीन्स R डिवाइडेड बाय Z। देखो यहाँ भी यही वाली वैल्यू आ रही है। क्लियर हो गया पावर फैक्टर के बारे में आपको? तो पावर फैक्टर निकालने का फॉर्मूला क्या है? R डिवाइडेड बाय Z। आप इस तरह की स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, ठीक है। अब देखो, और इसे ही हम क्या कह सकते हैं, किस किस का रेशो होता है ये? ट्रू पावर डिवाइडेड बाय एपरेंट पावर। तो देखो, आज हमने पावर फैक्टर के बारे में अंडरस्टैंड किया। आई थिंक आपको क्लियर हो गया। ओके, थैंक यू।